Today we are going to conduct oral test. Okay. So first of all, okay, Sayani, unmute yourself. Hmm. So the question is फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें वो किसका एग्जाम्पल होगी? बताइए उसमें कौन कौन सी रिएक्शन? रेडॉक्स में क्या हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो मुझे बताओगे कि कैसे इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैसे इसमें रिडक्शन हो रहा है? बताओ। ठीक। वाटर किसमें क्या हो रहा है फिर? इसमें रेडॉक्स रिएक्शन तो है ही नहीं। बताइए रेडॉक्स कैसे होगी? एक ही रिएक्शन चल रही है ना इसमें। इसमें CO2 रिड्यूस हो रहा है। किसमें? ग्लूकोज में। तो इसमें क्या चल रही है? रिडक्शन रिएक्शन चल रही है। एक तो रिडक्शन है, और दूसरी बात बताइए और कौन सी रिएक्शंस का एग्जांपल हो सकती है ये? नहीं, और किसी को नहीं बोलना है प्लीज। जिससे पूछा जा रहा है वो बताएगा, आपका भी नंबर आएगा। दो दो चार चार क्वेश्चन पूछ के मैं अनाउंस करता रहूंगा आपको नाम। ओके। हाँ बताइए। तो बताइए इसमें और और कौन सी रिएक्शन हो रही है इसमें, मतलब किस रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है बताइए? एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। तो इसमें कौन सी एनर्जी को ऑब्जर्व की जा रही है? इसमें कौन कौन सी एनर्जी का यूज किया जा रहा है इसमें फोटोसिंथेसिस में? सनलाइट। सो इससे करेक्ट कि इसमें एक तो रिडक्शन रिएक्शन है। ओके। आप रिडक्शन रिएक्शन में इस रिएक्शन को लिख सकते हो, आ जाती है तो। रिडक्शन रिएक्शन में बायोलॉजिकल रिएक्शन है ये, और इसको आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। दूसरा, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी अगर आपको पूछा जाए तो एंडोथर्मिक में भी इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी का यूज हो रहा है। वो कौन सी एनर्जी का? लाइट एनर्जी का। और ये जो लाइट एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी। ओके। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या समझते हो आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन से? आपको क्या समझ में आता है? हाँ, कॉम्बिनेशन। दो या दो से अधिक की सब्सटेंस वो है आपस में रिएक्ट कर करके एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं। एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं। गुड। कोई एक एग्जांपल बता दीजिए मुझे ऐसा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ठीक है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। गुड। तो ये जो रिएक्शंस होगी इसमें कुछ कंडीशन भी अप्लाई होंगी क्या? कि ऐसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेके आओ साथ में और बस हो जाएगा? कुछ कंडीशन? अच्छा, मालूम है कौन सी कंडीशन होती है इसके लिए? अच्छा, जब वाटर को स्प्लिट करना हो तो, वाटर को अगर स्प्लिट करना हो तो उसके लिए कोई कौन सी कंडीशन है? वाटर को अगर इसके विपरीत, इसके अपोजिट अगर इसके अपोजिट अगर प्रोसेस करनी है, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अपोजिट की रिएक्शंस को क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल बताइए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो कितने टाइप्स की हो सकती है? क्या 3 टाइप्स की हो सकती है? नाम बताइए। थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके। हम्म। हाँ, ओके, फोटोलाइसिस या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। गुड। एंड इलेक्ट्रोलाइटिक तो अभी बोला था ना आपने। दोबारा से बोलिए। इलेक्ट्रोलाइटिक हो गया, फोटोलाइटिक हो गया, और एक कौन सा बताया? थर्मल। तीन हो गए। इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोलाइटिक और थर्मल। गुड। तो 3 तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो गई। ओके। ठीक है, तो मुझे बताओगे फोटोलाइटिक रिएक्शंस का कोई एग्जांपल बताओगे?
फोटोलाइटिक रिएक्शंस का। हाँ, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड हुआ या सिल्वर क्लोराइड हुआ, इन दोनों को ही अगर ये सनलाइट की प्रेजेंस में ये बहुत जल्दी इसमें फोटोलाइटिक रिएक्शंस होती है, यानी लाइट की प्रेजेंस में ये इनका क्या स्प्लिट हो जाते हैं अपने रिएक्टेंट्स में। ओके, तो इसीलिए इस तरह के केमिकल्स को किस में रखा जाता है, ब्लैक कलर्स की बोतल में अंधेरे कमरे में रखा जाता है, जिससे कि अगर ये केमिकल अगर थोड़ा सा भी सनलाइट की प्रेजेंस में अगर ये बाहर एक्सपोज हो गया, तो ये अपने क्या है, रिएक्टेंट्स में टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। इसलिए लेबोरेटरी में हमेशा एक काली बोतल में और अंधेरे कमरे में रखी जाती है, सनलाइट नहीं पड़ती इन पे, है ना। वाइट में अगर रखेंगे तो वो लाइट की थोड़ी सी भी वो होगी तो वो लाइट उसमें जाएगी ना। ब्लैक कलर क्या है, रोक लेगा ना लाइट को, पूरी तरह से ब्लैक लाइट को रोक लेगा बाहर से आपको। ब्लैक शीशे में अगर रखा जाए तो क्या लाइट आएगी ब्लैक शीशे में, और सफेद में तो बहुत आसानी से आ जाएगी। इसलिए लाइट नहीं जानी चाहिए उसमें, लाइट नहीं जानी चाहिए, इसलिए लाइट इसमें वो स्प्लिट हो जाते हैं, इसलिए नहीं, लाइट से उसको दूर ही रखते हैं। हाँ, तो ठीक है, ये हो गया, रेडॉक्स हो गया। और ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के कुछ ड्रॉबैक भी हैं क्या? ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है, उसके ड्रॉबैक क्या है, ये बताओगे आप मुझे? हम्म। हम्म। रस्टिंग हो जाता है, रस्टिंग। मुझे बताइए, रस्टिंग में और कोरोजन में क्या डिफरेंस है? रस्टिंग और कोरोजन, रस्टिंग और कोरोजन में क्या डिफरेंस है? दो शब्द अगर यूज किया रहे हैं, कोरोजन ऑफ मेटल्स, और फिर कहा जा रहा है कि रस्टिंग, तो दोनों अगर शब्द हैं, अलग अलग शब्द हैं, तो कुछ ना कुछ तो इनका मीनिंग भी अलग होगा ना। तो बताइए मुझे, रस्टिंग और अगर रस्टिंग आ जाए तो रस्टिंग अगर एग्जाम में आ जाती है तो क्या लिखोगे, और कोरोजन अगर आ जाता है तो क्या लिखोगे, बताओ मुझे। और रस्टिंग में क्या होता है फिर? नहीं बेटा, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, रस्टिंग और कोरोजन, रस्टिंग केवल आयरन की होती है, ध्यान रखना। रस्टिंग केवल आयरन की होती है, और कोरोजन किसी भी मेटल का हो सकता है। रस्टिंग जब आ जाती है तो सिर्फ और सिर्फ आपको आयरन की बतानी है। फेरस ऑक्साइड जो बनता है ना, जो जंग जो लगती है लोहे पर, है ना, वो जंग लगना, लोहे पर जंग लगना ही रस्टिंग कहलाती है। किसी और को कॉपर का कोरोजन हो रहा है तो उसको रस्ट नहीं कहेंगे। किसी भी चीज का अगर और किसी का भी कोरोजन हो रहा है तो उसको रस्टिंग नहीं कहेंगे, रस्टिंग केवल आयरन को कहेंगे। तो कभी भी आ जाए रस्टिंग के बारे में पूछा जाए तो इसका मतलब है सीधा सीधा वो पूछ रहा है लोहे पर जंग लगने के बारे में, रस्टिंग के बारे में। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा। कोरोजन और उसका, ठीक है, एक तो ये हो गया, कोरोजन होता है मेटल्स का ऑक्सीडेशन की वजह से। दूसरा और क्या ड्रॉबैक होता है इससे, ऑक्सीडेशन? रेंसिडिटी, वेरी गुड। रेंसिडिटी की प्रोसेस में क्या होता है, क्या है रेंसिडिटी? ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है, तो उससे क्या होता है, इसका मतलब रिजल्ट क्या सामने आता है फिर? टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है, वो खाने लायक नहीं रह पाती। इसलिए जब भी आप देखते हो कि जो आपने महसूस किया होगा, आप कुरकुरे का पैकेट्स हो, या फिर आपके लेज खाने की बड़ी आदत है, सभी बच्चों को लेज सबको पसंद है। जब लेज लेके आते हो तो आप देखते हो वो फूला हुआ रहता है, पफी रहता है वो, पिचके हुए क्यों नहीं आते? क्या रीजन हो सकता है? वो है तो वो,
ऑक्सी इसलिए नाइट्रोजन गैस बढ़ते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन इज इनएक्टिव गैस, वो कोई रिएक्शन नहीं करेगी, इसलिए नाइट्रोजन गैस बढ़ते हैं स्पेशली उसमें। और गैस इसलिए भरी जाती है ताकि वो जो उसके अंदर जो चिप्स जो हैं वो टूटे नहीं। अगर उन पे प्रेस दबाव भी पड़ जाता है किसी तरह का तो वो टूटे नहीं, उनके अंदर गैस है तो आसानी से वो हिल डुल सकते हैं वो। और अगर उसमें गैस नहीं भरते तो वो टूट जाते। और अगर ऑक्सीजन भी की भी मात्रा अगर थोड़ी सी भी होगी तो रेंसिडिटी हो जाती, इसलिए उसमें गैस भरी जाती है। और ध्यान रखना कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का तो आपको पता है कि हम 78% नाइट्रोजन को हम रेस्पिरेशन में भी लेते हैं, लेकिन जैसे लेते हैं वैसे ही निकाल देते हैं, उसको कोई रिएक्ट नहीं करती है वो। हमें तो ऑक्सीजन से मतलब होता है, ऑक्सीजन को ले लेते हैं, और CO2 से मतलब होता है। नाइट्रोजन जैसी जाती है वैसे ही निकल जाती है, 78% में जाती है, 78 ही बाहर निकल जाती है। कोई बॉडी पे कोई रिएक्शन नहीं होता उसका। इसलिए जितने भी ये अ, आपके जो पैकेट्स जो बनते हैं इनमें सब में इस तरह की पफी होते हैं, और सब में ये नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ड्यू टू प्रिवेंट ऑफ रेंसिडिटी, रेंसिडिटी को रोकने के लिए, ऑक्सीडेशन ना हो पाए उसमें फूड पार्टिकल्स में, जो इसलिए की जाती है। तो ध्यान, छोटी छोटी चीजें, छोटी चीजें बड़ी उससे पूछ ली जाती हैं, आपको घुमा फिरा के पूछ ली जाती हैं आपसे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट पे जाना है कि आखिर ये पूछना क्या चाह रहा है। हम्म, समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये बताइए मुझे, क्विक लाइम में और स्लैग लाइम में क्या डिफरेंस है? अच्छा, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है क्विक लाइम का और स्लैग लाइम का? हम्म, अच्छा ठीक है। कभी आपने नाम सुना है कपूर जो कहते हैं ना, कपूर, घर में कपूर, उसका केमिकल नेम क्या क्या है बताइए, कपूर का? कैम्फर तो कहते हैं, इंग्लिश में कह देते हैं कैम्फर, कपूर कहते हैं हिंदी में, कैम्फर कहते हैं इंग्लिश में। उसको केमिस्ट्री में क्या कहेंगे केमिकली, कपूर को? आपने नाम सुना है अमोनियम क्लोराइड? होता है। हाँ, अमोनियम क्लोराइड का कौन सा एक एक क्वालिटी पढ़ के आए हो 9th क्लास में आप? कौन सी वो थी, एक स्पेशली वो मिलती है इसमें, क्या पढ़ा था बताइए? हाँ, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, ये इसमें कैम्फर में होती है सब्लिमेशन की प्रोसेस। तो एक अच्छी क्वालिटी है इसकी ये, लिक्विड में चेंज ना होकर डायरेक्ट सॉलिड से सॉलिड की गैस में कन्वर्ट होता है ये, हीट की प्रेजेंस में सब्लिमेट हो जाता है। ओके, तो ये तो हुआ फर्स्ट चैप्टर से, कुछ थोड़ा सा सेकंड चैप्टर वो नेक्स्ट जो लाइफ प्रोसेस से भी पूछ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए मुझे जरा, लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट, वेरी गुड। ये हो गए ये, कंट्रोल टू कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन भी इसका वो है, ठीक है। और रिस्पांस टू स्टिमुलाई है, लोकोमोशन है, मूवमेंट है, ग्रोथ है, न्यूट्रिशन है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, डिफरेंट बहुत सारी एक्टिव, बहुत सारी वो आप बता सकते हो लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके। हम्म, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें से हमें बताइए कि हार्ट के अंदर, हाँ, ह्यूमन हार्ट जो होता है उसके कितने चैम्बर होते हैं, कितने चैम्बर हार्ट होता है? एक चैम्बर हार्ट होता है। और बर्ड्स के अंदर कितने चैम्बर हार्ट होता है? बर्ड्स, बर्ड्स का हार्ट कितने चैम्बर? रेप्टाइल्स का कितने चैम्बर हार्ट होता है?
थ्री चैम्बर हार्ट। ऐसा कौन सा रेप्टाइल है जिसके फोर चैम्बर हार्ट होता है इसका? क्रोकोडाइल। और फिशीज जो एक्वाटिक एनिमल जो फिशीज होती हैं, मछलियां जो होती हैं, उनमें कितने चैम्बर हार्ट होता है? 9th क्लास पढ़ के आए हो ना इनको? हाँ, थोड़ा सा हार्ट अगर पढ़ रहे हो थोड़ा सा, तो थोड़ा सा उसे साइड में थोड़ा ध्यान रखा करो कि हाँ ये है। जब ह्यूमन में पता है कि फोर चैम्बर हार्ट है, तो थोड़ा सा उससे कोरिलेटेड चीजें भी आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो फोर्स जनरेट करता है चारों चैम्बर में से, सबसे ज्यादा फोर्स किस में जनरेट होता है? चार जो चैम्बर होते हैं हार्ट के, सबसे ज्यादा फोर्स जनरेट कौन सा चैम्बर करता है? ह्यूमन हार्ट में कौन सा वेंट्रिकल? लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल? कंफ्यूज क्यों हो रहे हो फिर आप? कंफ्यूज क्यों हो रहे हो बार बार, कभी लेफ्ट वेंट्रिकल कभी राइट वेंट्रिकल? कौन सा होता है? हम्म, अच्छा। और जो ह- सारे ब्लड, सारे जो ऑर्गन जो होते हैं, जितने भी ऑर्गन होते हैं बॉडी के, जितने भी ऑर्गन होते हैं, वो वहां से जो ब्लड कलेक्ट होके आता है, ब्लड जो आता है, वो कौन लेके आता है ब्लड को हार्ट तक? हार्ट तक ब्लड को कौन लेके आता है? वेना कावा। और लेके कौन जाती है बॉडी ऑर्गन? ऑर्टा लेके जाती है। ठीक है। कितने कितने सिस्टम मिलते हैं इसमें? हार्ट में हार्ट में एक हम कहते हैं कि इसमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। ह्यूमन का जो हार्ट में जो है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो कौन कौन से सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें? नाम बताओ उनके। सिस्टेमिक सर्कुलेटरी, ओके। और दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है? भूल गए हैं? पल्मोनरी। पल्मोनरी नहीं होता। पल्मोनरी है और एक है सिस्टेमिक। अब पल्मोनरी के बारे में आप क्या जानते हो? इसमें क्या होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में? जिसमें भी पल्मोनरी नाम आ जाए, जिसमें भी, मैंने कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे रीनल अगर नाम आता है, रीनल, जहां पर भी रीनल नाम आ गया, समझ लीजिए वो किडनी से रिलेटेड। जहां पर भी गैस्ट्रो नाम आ गया, समझ लीजिए वो स्टमक से रिलेटेड है, डाइजेशन। जहां पर भी पल्मोनरी शब्द आ गया, पल्मोनरी शब्द आ गया, समझ लीजिए वो लंग से रिलेटेड है। हाँ। एक मिनट। अब बताइए। मैंने सबको म्यूट कर दिया, सयानी, हाँ कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, ओके। तो कुछ शब्द ऐसे हैं, शब्दों से पहचान लिया करो। पल्मोनरी शब्द आ गया, समझ लीजिए लंग से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होगा, इस पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है बताइए? हम्म। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, ओके। बस। ज्यादा कंफ्यूजन, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, आपको कितना बताना है? आप बॉडी तक तो पहुंचो ही मत। आप सिर्फ हार्ट से और लंग्स का कनेक्शन बताइए इसमें। पल्मोनरी, हार्ट से लंग्स का बस। आगे नीचे कहीं नहीं जाना है आपको। जब आपसे पल्मोनरी जब आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो सिर्फ लंग्स हार्ट से लंग्स और लंग से हार्ट, बस इतना बताना है। तो बताइए बताइए क्या होगा इसमें, पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा? जब भाई सर्कुलेशन की बात करते हैं, तो सर्कुलेशन की जब अगर बात की जा रही है, तो जहां से जो साइकिल जो चल रहा है, वो वहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। साइकिल कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे खत्म हो जाना चाहिए। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये? हार्ट से। हार्ट पे ही आके खत्म करो। हाँ, तो हार्ट पे आके खत्म करो इसको, और आगे मत लेके जाओ। बताइए कैसे खत्म करोगे?
कैसे जाएगा, कैसे जाएगा वो, कैसे जाएगा वो पाथ बता दीजिए, वही पाथ बता दीजिए, पल्मोनरी साइकिल का पाथ बताइए मुझे, पल्मोनरी साइकिल का पाथ बता दीजिए मुझे, पल्मोनरी साइकिल का। नहीं, थोड़ा थोड़ा सोच के बताइए, देखो कहाँ से कैसे आ रहा है, केवल पल्मोनरी साइकिल, पल्मोनरी सर्कुलेशन का पाथ बताना है मुझे कि देखिए पल्मोनरी में क्या है कि ब्लड जो है लंग्स में आना चाहिए, और लंग्स से ब्लड जो कहाँ पे जाना चाहिए, हार्ट में जाना चाहिए, बस यही है। तो कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल पुश करेगा, राइट वेंट्रिकल पुश करेगा, किसके थ्रू, राइट वेंट्रिकल पुश करेगा ब्लड को, किसके थ्रू करेगा, पल्मोनरी, पल्मोनरी, बताइए पल्मोनरी आर्टरी से, पल्मोनरी वेन, वेन से करेगा, पल्मोनरी आर्टरी से करेगा, बताइए, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी या पल्मोनरी वेन लेके जाएगी उसको, ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, आर्टरी लेके जाएगी यहाँ पे। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी उसको लंग्स में, और लंग्स में फिर ये प्रोसेस गैसेस एक्सचेंज होगी, और उसको फिर पल्मोनरी वेन्स लेके और हार्ट में पहुंचा देगी। तो ये साइकिल कंप्लीट। तो ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। बस इतना ही तो बताना है, हार्ट से स्टार्ट हुआ, हार्ट में आ गया, खत्म, साइकिल बताना था वो, हो गया। तो ये अब सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है, हार्ट से, हाँ, हाँ, ओके, बस हार्ट से गया, हार्ट से गया, हार्ट में आ गया, साइकिल खत्म। तो कितने साइकिल हो गए इसमें, दो साइकिल हो गए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये औरों में नहीं मिलता है, ये औरों में नहीं मिलता है। हाँ, सिंगल सर्कुलेशन होता है औरों में, हायर एनिमल्स जैसे ह्यूमंस है, मैमल्स हैं, इनमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, इसलिए इस, अच्छा बताइए, अगर क्वेश्चन आ जाता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है, तो क्या बताओगे आप, क्या इंपॉर्टेंस है। वेरी गुड, ये एक तो ये है कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होगा, ठीक है, यही एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, मिक्स नहीं हो रहा कहीं पे भी, सेपरेट सर्कुलेशन हो रहा है उसका। ओके, अब मुझे बताइए, अ, जो एयर का जो पाथ होता है रेस्पिरेशन में, एयर का, एयर का जो पाथ होता है, उस पाथ को मुझे बताना, एयर कैसे कैसे एयर जो ट्रेवल करती है वो बताना है, तो कहाँ से कैसे कैसे ट्रेवल करेगी, बताइए। नोजल पैसेज से, फिर नोजल पैसेज से, फिर ट्रैकिया में करेगी, गुड, ट्रैकिया से दो पार्ट, दो साइड में डिवाइड हो जाएगी, कौन कौन से में, ब्रोंकाई में, ठीक है, ब्रोंकाई में जाएगी, फिर ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में चली जाएगी, गुड, एल्वियोलाई तक पहुंच जाती है, तो यही पाथ है। ओके, नेजल, नेजल पैसेज से जाती है, फेरिंग से गुजरती हुई ट्रैकिया में जाती है, ट्रैकिया से ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में, देन एल्वियोलाई में, लास्ट एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई में जो प्रोसेस, जो रिएक्शंस होती हैं, गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो मेन चीज है, वो चलता रहता है, ठीक है, गुड। तो ये हो गया, ठीक है, आपके लिए इतना है, काफी है, थोड़ा सा और अलर्ट रहा करो, थोड़ा सा पढ़ा करो बढ़िया से। तो नेक्स्ट अनुभूति, अनुभूति, तैयार हो,
तैयार हो? बताइए। तो आप बताइए जो एक्सक्रिएशन एक्सक्रिएशन की जो प्रोसेस होती है प्लांट्स में, उसके लिए इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स कौन 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 से होते हैं? ये एक्सक्रिएशन में कौन रोल प्ले करता है? प्लांट्स के एक्सक्रिएशन में कौन रोल प्ले करते हैं? लीव्स। लीव्स ठीक है, लीव्स करते हैं, लेकिन लीव्स के अंदर ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर मिलती हैं जो उनको जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक्सक्रिएशन में? क्लोरोफिल होती है? नहीं, क्लोरोफिल तो नहीं प्ले। क्लोरोफिल अच्छा, गैसेस का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? जब बताइए। हमारे अगर ये नाक नहीं होती, इसको पैक कर दें तो, और मुंह को पैक करते हैं तो क्या होगा? प्लांट्स की बात कर रहे हैं। पहले बोला था ना, प्लांट्स में बताइए एक्सक्रीशन में रोल प्ले कौन करते हैं, कौन से ऑर्गन, कौन से उसके बॉडी पार्ट्स हैं वो जो रोल प्ले करेंगे? आपने बता दिया कि लीव्स करेंगी, ठीक है, मैंने मान लिया। लेकिन लीव्स के अंदर ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर हैं जो इसके अंदर बहुत रोल प्ले कर रहे हैं एक्सक्रीशन? क्या है? कौन से स्ट्रक्चर हैं? स्टोमेटा है ना? अगर स्टोमेटा नहीं हो तो स्टोमेटा को, अच्छा चलो ठीक है, स्टोमेटा को बैग से पैक कर दें हम, पत्तियों के ऊपर खूब सारा ऑयल लगा दें तो क्या होगा? पत्तियों पे आप जो होती है कैंडल स्टिक, बैग्स जो होता है, कैंडल होती है ना, उसको पत्तियों के ऊपर रगड़ दें, अच्छे से पैक कर दें उसको, तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। और जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, ये सारी चीज नहीं होंगी तो क्या होगा? उसमें से एक्सक्रीशन भी नहीं होगा, कुछ निकलेगा ही नहीं। जब स्टोमेटा ही बंद हो जाएंगे तो फिर क्या निकालेंगी वो? हैं? ऐसे ही आपने कभी देखा है, कभी मार्केट में आप सब्जी लेने गए हो कभी? मार्केट में, अच्छा नहीं भी गए हो तो आपने देखा होगा, कभी कभी ब्रिंजल जो होते हैं या कुछ होते हैं उन पे ऑयल, चिकनाई जैसी ऑयल के उसमें डाल देते हैं उनको, पानी में धोने के बाद में, और पानी में ऑयल डाल देते हैं और उसमें रख के और फिर रखते हैं उसको। कुछ रीजन हो सकता है क्या इसका? मॉइस्चर बना रहे? अच्छा, मॉइस्चर बना रहे। आप भी तो अपने चेहरे पे कुछ क्रीम व्रीम लगाते हो ना? किसके लिए लगाते हो? मॉइस्चर बना रहे, उसमें भी बना रहे जिससे कि डिहाइड्रेशन ना हो, है ना? भाई, ऑयल क्या काम करता है? ऑयल एक तरह से वो सारे जितने भी पोर्स होते हैं उनको थोड़ा सा क्या कर देता है, पैक कर देता है, जिसके थ्रू क्या नहीं निकले, हमारे बॉडी का पानी बाहर ना निकल पाए। आदमी को ऑयल के अंदर डाल दो, क्या होगा? डिहाइड्रेशन कम होगा ना, डिहाइड्रेशन। भाई, बॉडी के सरफेस जो एरिया है उसे डिहाइड्रेशन नहीं हो पाएगा, डिहाइड्रेशन नहीं हो पाएगा अगर ब्रिंजल पे अगर ऑयल नहीं लगाए तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा उसका, पानी इवेपोरेट नहीं होगा, पानी इवेपोरेट नहीं होगा तो ताजा का ताजा बना रहेगा, है ना? रहता है कि नहीं रहता? इसलिए वो करते हैं। उनको पता है, देखो साइंस पता है उनको, सब्जी बेचने वालों को, है। तो अगर हम सारी पत्तियों पे वैक्स लगा दें तो क्या होगा? यही होगा ना। क्या नहीं हो पाएगा? एक्सक्रिएशन नहीं हो पाएगा, एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएंगी वो। और स्टेम पे भी अगर लगा दें तो, स्टेम को भी पैक कर दें वैक्स लगा के तो क्या होगा? स्टेम के अंदर कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर मिल रही है? वाटर का ट्रांसपोर्ट तो अंदर से होता है, सॉइल से, बाहर से थोड़ी होता है। हम स्टेम के ऊपर लगा रहे हैं वैक्स, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अच्छा बताइए कि स्टेम में एक्सक्रीशन के लिए कौन सी स्पेशल स्ट्रक्चर मिलती है स्टेम में? ठीक है, लेंटिकल्स का नाम नहीं सुना? तो स्टोमेटा और लेंटिकल्स दो ही तो रोल प्ले करते हैं इसमें। ये दो ही चीज मैंने बताई थी कि प्लांट्स का जो एक्सक्रीशन होगा या फिर एक्सक्रीट आउट करेंगी बॉडी से, वो लेंटिकल्स के थ्रू। स्टेम में है तो लेंटिकल्स होंगे, और लीव्स के क्या पाई जाएंगी लीव्स में? स्टोमेटा होंगे। तो यही तो रोल प्ले करेंगे, बस और कुछ है ही नहीं है प्लांट्स के एक्सक्रीशन में। प्लांट जो एक्सक्रीट आउट करते हैं वो दोनों ही पार्ट इन्हीं से करते हैं, या तो स्टोमेटा से करते हैं या फिर लेंटिकल्स करते हैं। ओके। अच्छा बताइए, जो ह्यूमन बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट जो वो है
एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो कौन सा है? मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा है ह्यूमन बॉडी का? ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। यूरिन के अंदर, यूरिन तो मीन्स सारे एनिमल यूरिन पास करते हैं। हम यूरिन कह रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है? मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। वो टॉक्सिक एजेंट का क्या नाम है उसी का? अगर क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन आ गया द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन ह्यूमन इज, तो उसमें आ गया है, उसमें आ जाएगा अमोनिया, यूरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, विटामिन सी, यूरिया, बहुत सारी चीजें आ गई। तो आप क्या 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 टिक करके आओगे उसमें? अरे कौन बोल रहे हो? राही अभी नहीं बोलना, अनुभूति बताएगी। बताओ बेटा। देखिए क्वेश्चन सुन लीजिए। द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन ह्यूमन, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज अमोनिया, यूरिक एसिड, विटामिन सी, यूरिया। बताइए चारों में से कौन सा होगा? नो, यूरिया, ध्यान रखना। अच्छा अब ये बताइए, आपने कभी टॉयलेट के आसपास से गुजरते हो तो एक भयंकर स्मेल आती है, किसकी वजह से आती है वो? अरे अमोनियम क्लोराइड कहाँ से आ गया इसमें? कौन बोल रहा है? एक मिनट, ये बीच में जो बोलने वाले हैं वो प्लीज नहीं बोलें। जिससे क्वेश्चन किया जा रहा है वही बोलें बेटा, नंबर सबका आएगा, ध्यान रखना। रौनक से भी क्वेश्चन कर चुके हैं, सयानी से कर चुके हैं, अनुभूति का नंबर है, अनुभूति से पूछ रहे हैं हम, फिर नंबर सबका आएगा। हाँ तो अनुभूति बताइए, आप जब भी, ठीक है ये तो होता है, एक तो होता है अपना घर का टॉयलेट, उसकी तो हम साफ सफाई डेली रखते हैं, लेकिन पब्लिक पब्लिक जो टॉयलेट जब भी हम कहीं पे देखते हैं, कभी उसके आसपास से गुजरते हैं, तो हमें एक भयंकर स्मेल आती है, हमें वहां रुक भी नहीं सकते हम कभी कभी। वो स्मेल किसकी वजह से आती होगी? अच्छा यूरिया, यूरिया तो हमने मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ह्यूमन, वहां पे ह्यूमन ही यूरिन पास करते हैं ना, कोई और तो करता नहीं है भाई। जो यूरि जो टॉयलेट जो बनाए जाते हैं वो किसके लिए बनाए जाते हैं? ह्यूमंस के लिए। तो ह्यूमंस का के लिए बनाए जाते हैं, तो ह्यूमंस का मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा है? यूरिया। और यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2CONH2, NH2CONH2। तो अमोनिया का जब इसका यूरिया का जब ब्रेक डाउन होता है वहां पे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमोनिया में। तो अमोनिया की तीखी गंध नहीं आती नाक में? एकदम एकदम अजीब सी गंध आती है, एकदम अजीब सी स्मेल आती है, तो वो अमोनिया की वजह से आती है वो। यू- अमोनिया की वजह से NH2CONH2। हाँ ये यूरिया है। यूरिया, यूरिया के अंदर ही अमोनिया मिलते हैं, तो अमोनिया की गंध आती है उसमें से। इस वजह से हम नहीं रुक सकते वहां पे। लेबोरेटरी में आपको बताएंगे हम अमोनिया की कैसी गंध होती है, एकदम तीखी गंध होती है नाक में, एकदम नाक के अंदर एकदम तेजी से घुसती है वो, और अजीब सा लगता है एकदम, एकदम शौक सा लगता है हमें, एकदम नाक के अंदर जैसी घुसती है वो, एकदम हम एक्टिवेट हो जाते हैं हम उससे। अमोनिया की गंध सुंघाएंगे हम आपको, लेबोरेटरी में लेके जाएंगे, जब अमोनिया बताएंगे कि सूंघ के देखो इसको, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये तो एकदम तीखी गंध है, ये तो नाक में एकदम ऐसे तलवार की तरह जाती है, एकदम गोली की तरह खट से, बहुत तीखी जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पिन चुबो दी हो किसी ने, है ना? तो ये देखेंगे हम। एक्सक्रेशन हो गया, रेस्पिरेशन, डाइजेशन। बताइए गैस्ट्रिक जूस के बारे में आप क्या जानते हो? गैस्ट्रिक जूस क्या होते हैं? गैस्ट्रिक जूस क्या होते हैं? बताइए गैस्ट्रिक जूस कहाँ से निकलता है? गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक जूस कौन सीक्रेट करता है? एक मिनट रुकिए, अनुभूति अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को आप।
गैस्ट्रिक जूस जो होता है, गैस्ट्रिक जूस कौन सीक्रेट करता है, पहले तो ये बताइए। कौन सा बॉडी ऑर्गन है जो जहां से गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं? बेटा आप देखिए, फिर मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से नहीं सुनते हो प्लीज। आप हर चीज को ध्यान से सुना करो जब भी मैं पढ़ाता हूँ। गैस्ट्रिक जब भी मैं बात करता हूँ, जब गैस्ट्रिक बात करता हूँ तो वो स्टमक से रिलेटेड है। गैस्ट्रिक स्टमक के लिए था, इसलिए गैस्ट्रिक जूस कहाँ से निकलते हैं? ठीक है, गैस्ट्रिक जूस उसी से निकल, ज्यादातर कहाँ से सीक्रेट होते हैं? स्टमक से। तो कौन कौन से निकलते हैं बताइए स्टमक से, क्या कौन कौन से? वेरी गुड। म्यूकस सीक्रेट होता है, पेप्सिन सीक्रेट होता है, और एचसीएल सीक्रेट होता है। गुड, वेरी गुड। म्यूकस का क्या काम होता है? म्यूकस क्यों सीक्रेट होता है वहां पे? म्यूकस का मेन मेन रोल क्या है? म्यूकस जो है एसिड से प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी। मीन्स म्यूकस जो है हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है एसिड से। बहुत बढ़िया। और पेप्सिन का क्या क्या काम रहता है? पेप्सिन करता है क्या? प्रोटीन का ब्रेकडाउन पेप्सिन करता है, अमीनो एसिड्स में करता है। किसमें कन्वर्ट करता है वो नाम बताओ मुझे, मैंने तो बताया था। प्रोटीन का ब्रेकडाउन किसमें कर देता है? पेप्सिन। प्रोटीन का ब्रेकडाउन किसमें करता है, कौन से प्रोडक्ट बना देता है वो? प्रोटीन का ब्रेकडाउन किसमें करता है पेप्सिन? ठीक है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर देता है, डाइपेप्टाइड्स में कर देता होगा। फिर बाद में कंप्लीट ब्रेकडाउन कौन करता है? कंप्लीट ब्रेकडाउन कौन करता है प्रोटीन का? कौन सा एंजाइम है वो? कौन सा एंजाइम है जो कंप्लीट ब्रेकडाउन करता है प्रोटीन का? हम्म, नहीं, वो नहीं पूछ रहा। प्रोटीन का ब्रेकडाउन, कंप्लीट ब्रेकडाउन कौन सा एंजाइम करता है? अगर क्वेश्चन आ जाता है कि विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कंप्लीट ब्रेकडाउन कर देता है? ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। अनुभूति आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके, आगे चलते हैं, अब हम आगे पूछते हैं। ठीक है, आप, हाँ, आप म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट, आकृति। हम्म, आकृति, अनम्यूट, अनम्यूट करके, हाँ। ओके, हाँ। तो मैं पूछ रहा था, मैं क्वेश्चन किया था वो सुना था ध्यान से? कौन सा क्वेश्चन किया था मैंने अभी? कौन सा क्वेश्चन था? कंप्लीट ब्रेकडाउन कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। ट्रिप्सिन, ध्यान रखना, प्रोटीन का कंप्लीट ब्रेकडाउन ट्रिप्सिन करता है, पेप्सिन केवल उसको पार्सली ब्रेकडाउन करता है। और ट्रिप्सिन कहाँ से सीक्रेट होता है? सीक्रेट कहाँ से होता है? पैंक्रियास से और ट्रिप्सिन। गुड। तीन, ध्यान रखना है तीनों का, कि तीन ही पैंक्रियास से निकलने वाले हैं। और इनका तीनों का एक इम्पोर्टेंट रोल रोल है, इम्पोर्टेंट, सारे के सारे का अपना एक स्पेशल रोल है इसमें। एमाइलेज का क्या रोल है? हाँ, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन यहीं पे होता हो जाता है। पहले कौन और कौन, एक एक और एमाइलेज मिलता है, किसमें मिलता है वो एमाइलेज? दो जगह से सीक्रेट होता है एमाइलेज भी। सलाइवा से सीक्रेट होता है एक तो, और दूसरा पेंक्रियास से सीक्रेट होता है, लेकिन इनके दोनों के नाम अलग अलग होंगे। आप ये नहीं कहेंगे, आप कहेंगे सलाइवरी एमाइलेज कहेंगे, और या फिर दूसरे का नाम बोलेंगे तो पेंक्रियाटिक एमाइलेज बोलेंगे। समझ में आ गया? पैंक्रियाटिक अमाइलेज और सलाइवरी अमाइलेज, अलग अलग नाम बोलोगे। पार्शली ब्रेक डाउन होता है
शुगर का या फिर कार्बोहाइड्रेट का पार्शियली ब्रेक डाउन तो होता है कहाँ पे? ओरल कैविटी में, सलाइवरी एमाइलेज से। और कंप्लीटली ब्रेक डाउन किसके थ्रू होता है? पैंक्रेटिक एमाइलेज के बाद। ठीक है, तो याद रखने हैं ये चीजें। इसके अलावा बताइए, ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन बॉडी में जो हीमोग्लोबिन का जो लेवल है, यानी कितना, एक हेल्दी पर्सन में कितना हीमोग्लोबिन मिलता है? कितना? 12 टू 18 तक भी कह सकते हो आप, 12 टू 18 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। लेकिन इसका वो याद रखना है आपको, क्या याद रखना है? यूनिट याद रखनी है। आप ऐसे नहीं कह सकते 12 टू 18, उसमें कुछ और आ गया तो 12 टू 18 ग्राम पर डेसीलीटर, पर डेसीलीटर, ग्राम पर डेसीलीटर, ये याद रखना है। एक डेसीलीटर ब्लड में 12 से लेकर के 16 18 ग्राम तक मिलेगा वो, डेसीलीटर ब्लड में। एक लीटर नहीं होगा, वो डेसीलीटर होगा, तो ध्यान रखना है यूनिट का भी, डेसीलीटर ब्लड में, पर डेसीलीटर ब्लड, है ना। अच्छा, हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या होता है, मेन रोल क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। अच्छा, ये बताइए कि ह्यूमन बॉडी के जो आरबीसी होती है उनमें न्यूक्लियस क्यों नहीं मिलता? क्या रीजन हो सकता है न्यूक्लियस नहीं मिलने का? हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आरबीसी में, इसलिए हीमोग्लोबिन ज्यादा आने की वजह से वो उसको रिप्लेस कर देता है, भगा देता है, उसको रिमूव करवा देता है वहां से। होता है, प्राइमरी स्टेज में होता है, जब सेल बनती है तो उस स्टेज में तो उसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन बाद में जब हीमोग्लोबिन, उसमें मेन काम तो हीमोग्लोबिन का है, इसलिए वो न्यूक्लियस को क्या कर देता है, एक्सपेल्ड आउट कर देता है, वहां से निकाल देते हैं वो। तो वो निकल जाता है, उसकी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है वो, इसलिए इसलिए उसमें क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन मेन रोल प्ले करता है। अच्छा, एक हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन वो दो तरह की एरोबिक और एनारोबिक रिएक्शन, वो रेस्पिरेशन होता है, तो बताइए एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या, कौन कौन से प्रोडक्ट तैयार होंगे हमारी बॉडी में, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में? ओके, एथेनॉल बनता है क्या हमारी बॉडी में? तो फिर तो हम, एथेनॉल बनता होता तो हम तो फिर तो शराब पीने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ती, अपनी बॉडी में बना के और स्टोर कर लेते। एथेनॉल नहीं, हाँ, वो भी स्पेशल कंडीशन में बनता है। ज्यादातर एथलीट्स जो होते हैं उनके मसल्स क्रैम्प हो जाती हैं, वो इसी कंडीशन में, क्योंकि वो ज्यादा वर्क करते हैं, दौड़ते हैं तेज, तो उसको होता क्या है, एनॉर्बिक रेस्पिरेशन होता है मसल्स में। तो क्या सीक्रेट कर देते हैं वहां से, प्रोडक्ट क्या बनता है, फाइनल प्रोडक्ट उनका लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड क्या करता है, मसल्स को क्रैम्प कर देता है और उनमें पेन होने लगता है। तो हमारे अंदर एरोबिक एनॉरोबिक दोनों तरह के रेस्पिरेशन हो सकते हैं, तो अगर पूछ लिया जाए तो बता सकते हो आप इसको। वैसे तो मेनली तो हमारा जो रेस्पिरेशन तो मेनली वही हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन कुछ कंडीशंस में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है ना। अच्छा, मुझे बताइए एरोबिक और एन एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या क्या डिफरेंस, अगर आ जाए क्वेश्चन की डिफरेंशिएट, यानी कि राइट थ्री डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, तो आप क्या बताओगे? फर्स्ट डिफरेंस तो यही बता दोगे कि ये जो एरोबिक है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, फर्स्ट डिफरेंस तो यही बता दोगे। सेकंड डिफरेंस क्या बताओगे? प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, तो उन प्रोडक्ट का नाम लिखना है आपको, कि इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट ये बनेंगे और एनारोबिक रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट बनेंगे, तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे वो बताओ, एरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसे ऐसे तो नहीं कह सकते आप, इससे तो थोड़ा सा आपके मार्क्स कट जाएंगे।
आप पूरी तरह से बताइए। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं, वो सारे बताइए आप। एक ही नहीं बता के आओगे आप। एनर्जी का तो अलग कॉन्सेप्ट है, आप तो पहले प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी होगी, एरोबिक हो या एनारोबिक हो, एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी होगी। हम पूछ रहे हैं प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं, तो प्रोडक्ट एरोबिक में कौन से प्रोडक्ट बनेगा, सारे प्रोडक्ट बताने हैं आपको। एरोबिक के कौन से प्रोडक्ट होंगे और एनारोबिक के कौन से प्रोडक्ट होंगे, बताइए। हाँ बस एरोबिक में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। एनारोबिक में कौन से बनेंगे बताओ। लैक्टिक एसिड और और इथेनॉल भी बनेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन में। फर्मेंटेशन की प्रोसेस जो मैंने बताई थी। है, ह्यूमन का नहीं पूछ रहा हूँ मैं, डिफरेंस एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस पूछ रहा हूँ अब। मैं ये नहीं पूछ रहा कि ह्यूमन बॉडी में क्या वो है। मैं पूछ रहा हूँ अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, तो वो सारे डिफरेंस आपको तो लिखने होंगे एरोबिक और एनारोबिक के। मैं ह्यूमन की बात नहीं कर रहा हूँ अब। ठीक है, तो क्या लिख के आओगे। पहला तो लिख दोगे आप कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस और वो ऑक्सीजन की एब्सेंस। दूसरा क्या लिख दोगे आप, प्रोडक्ट। और एरोबिक में ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी और एनारोबिक में कम एनर्जी जनरेट होगी। तो आप बढ़िया से पढ़िए, पढ़ो अच्छे से पढ़ो, सारी चीजों को ऐसे कर दो जैसे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे फटाक से आंसर देंगे आप। कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बढ़िया, अच्छा डिस्कशन था। लेकिन थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा और मेंटेन करके आइए। कल लाइट, कल लाइट स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा सा पढ़ लेना लाइट में। तो आज के लिए इतना ही। ओके।